हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपिल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग और बीइंग मदर्स बीइंग पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो नॉर्मली मेरे क्लिनिक में आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। तो आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म जिससे मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं पुअर एपेटाइट के बारे में। पुअर एपेटाइट यानी कि बच्चों को भूख ना लगना। अब इस बारे में दो बातें हैं, दो बातें इन दी सेंस कि पहली बात कि बच्चों को शायद भूख ही नहीं लग रही, चाइल्ड इज़ नॉट ईटिंग एट ऑल, चाइल्ड को हंगर डेवलप ही नहीं है, चाइल्ड को भूख ही नहीं लगती। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि चाइल्ड को भूख लगती है बट बीइंग पेरेंट्स हमें लगता है कि वो नहीं खाना खा रहा। सो फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट कि व्हाट द एक्चुअली प्रॉब्लम इज़। अगर तो बच्चे को भूख नहीं लगती, मतलब कि उसका एपेटाइट बहुत कम है या पुअर कहते हैं हम उसे, तो उसके कुछ कॉजेज़ होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कोई इलनेस, कोई सिकनेस, ऐसी कोई बीमारी, कोई क्रॉनिक या कोई एक्यूट जिसकी वजह से हमारा बच्चा किसी तरह की मेडिकेशंस पे है या वो बहुत लंबे तरीके से किसी वजह से बीमार है। ऐसी कंडीशन में बच्चों का एपेटाइट पुअर होना बहुत कॉमन है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ अनीमिया, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से आयरन डेफिशिएंसी, मतलब बच्चों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना। तीसरा कारण हो सकता है इंटेस्टिनल वॉर्म, जिसके अंदर पेट के अंदर बच्चों के कीड़े हो जाते हैं। चौथा कारण है बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, दे हैव पुअर डाइजेशन, दे हैव अदर इश्यूज रिलेटेड टू गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। फिफ्थ कारण हो सकता है कि बच्चों को माउथ के अंदर कुछ अल्सर्स डेवलप हुए हुए हैं, हो सकता है उनके टंग पे कुछ अल्सर्स डेवलप हुए हुए हैं, हो सकता है उनके टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड हुए हुए हैं जिसकी वजह से वो खाना प्रॉपर्ली स्वॉलो नहीं कर पा रहे और हमें लग रहा है कि बच्चे का एपेटाइट पुअर है। और एक कारण हो सकता है थायराइड, जिसके अंदर बच्चों का एपेटाइट पुअर हो जाता है। अब ये सारे कारणों में से, सारे कॉजेज़ में से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे बच्चे को क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि कॉजेज़ क्या हैं, हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेके उसको ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। सपोज़ कीजिए कि आपके बच्चे को आपने आइडेंटिफाई करा कि कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन रहता है हमारे बच्चे को, और हमें लगता है कि वो ब्लॉटेड रहता है, थोड़ा ऐसा मुश्किल है, उसके गैस्ट्रिक में कुछ इशू है, तो ज़रूर से पहले आप उसके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कराइए। जैसे ही उसका कॉन्स्टिपेशन यानी कि अंडरलाइन कॉज ठीक होता जाएगा, बच्चा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा। अगर हमें लगता है हमारे बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हैं जिसके बड़े सारे और भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि बच्चे रातों को दांत को किटकिटाते हैं, बारी बारी बाथरूम जाते हैं, उनको बाथरूम में जलन या इचिंग होती है, स्टूल पास करने की जगह पे इचिंग होती है, कभी कभी नॉर्मली स्टूल्स को अगर चेक करें बच्चों के तो उसके अंदर भी हमें लाइव कीड़े या वर्म्स चलते हुए दिख जाते हैं। अगर ये ऐसी कोई प्रॉब्लम से हमारा बच्चा डील कर रहा है तो पहले आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी डीवर्मिंग कराइए। जैसे ही बच्चे के वर्म्स ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे का एपेटाइट वापस रिटर्न हो जाएगा। अगर बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर उसका कोई लंबा इलाज चल रहा है, वो बहुत बीमार चल रहा है और वो कुछ ऐसी मेडिसिन के ऊपर है, तो जिस भी फिजिशियन से, जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो कृपया उनसे जाके बात कीजिए कि आपकी ये मेडिसिन है। वो अपनी मेडिसिन को सॉर्ट आउट करेंगे, चेक करेंगे और उसमें से देखेंगे कि बच्चे को क्या, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से उसका एपेटाइट पुअर हो रहा है, या तो ज़रूरत पड़ने पे वो हो सकता है उनको और सप्लीमेंट्स दें। अगर तो हमारे बच्चे के अंदर अनीमिया का रीज़न है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले ऑफ कोर्स आयरन की मात्रा को अपने बच्चे की बॉडी के अंदर ठीक कराना होगा। वो हो सकता है किसी सप्लीमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करके पहले तो कि कितना कम है आयरन, उसके बाद उस हिसाब से उसके सप्लीमेंट स्टार्ट करके डाइटरी चेंजेस करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम रोज़मर्रा में अपनी ज़िंदगी या लाइफस्टाइल में चेंज करें तो भी हमारे बच्चे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें हमारे बच्चों के मील्स के टाइमिंग्स को डिफ़ाइन करना है, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तो 3 मील्स का टाइम हो गया। इसके बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक, आफ्टरनून से पहले का स्नैक जैसे कि इवनिंग स्नैक्स, ये सारे स्नैक्स का टाइमिंग, मतलब आपको एक बच्चे की मील को 6 मील्स में 6 पोर्शंस में डिवाइड करना है। इफ़ नॉट 6 तो बेयर मिनिमम 3 to 4 मील्स शुड बी देयर।
अब इसके आपको टाइमिंग फिक्स करना है। से फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे का मील टाइम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट फ्रॉम लाइक 8 AM इन द मॉर्निंग, तो आप मेंटेन करें कि वो 8 AM की मील 8 AM पे ही जाए, या 7:45 या 8:15, इतना लिबर्टी 10-15 मिनट्स का चलता है, लेकिन आपको उस रूटीन को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, जिससे आपके बच्चे के अंदर क्या होगा, उसी टाइम पे हंगर डेवलप होना धीरे 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 स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडली, हमें ये बहुत इंश्योर करना है कि हम हमारे बच्चे को क्या फीड कर रहे हैं, हम क्या उसे डिलीशियस फूड दे रहे हैं, क्या हम उसे न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं, क्या हम उसे सिर्फ स्नैकिंग करा रहे हैं। आजकल बहुत कॉमन है, बच्चे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से डेली उनकी डाइट में स्नैक्स बहुत जाते हैं। मतलब ऐसा आई बेयरली फाइंड पीपल जो अपने बच्चों को डेली बेसिस पे स्नैक्स ना दे रहे हो। तो हमें उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को स्नैक्स की तरफ लेके जाएंगे तो ऑफकोर्स वो कभी भी नॉर्मल न्यूट्रिशियस डाइट पे नहीं जा पाएगा। इसके अलावा हमें हमारे बच्चे की डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है, इंक्लूड करना है। हमें उसको, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से हम समझते हैं सिर्फ दूध। डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ दूध नहीं आता, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि चीज़, पनीर, योगर्ट, छाछ, लस्सी, बटर मिल्क, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो कम अंडर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो अगर हमारा बच्चा नहीं खा रहा किसी वजह से, या दूध का सेवन नहीं कर रहा, या उसको मिल्क नहीं पसंद, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम ज़बरदस्ती मिल्क ही इंश्योर करें। हम उसको किसी और फॉर्म में भी डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन देना ज़रूर है। इसके अलावा हम हमारे बच्चे की डाइट में प्रोटीन का कंटेंट इंश्योर करें कि ज़्यादा हो। एक तो दैट प्रोवाइड्स गुड एनर्जी टू द बॉडी, और हमें हमारे मसल मास को गेन करने में भी हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन हम स्नैक्स के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइक पीनट्स आर वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस फॉर चाइल्ड। जस्ट आपको इंश्योर करना है कि आपके बच्चे को पीनट से या किसी ऐसी नट से एलर्जी ना हो। अगर वो एलर्जिक नहीं है तो आप उसको पीनट्स दे सकते हैं, आप उसे मखाने, फॉक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। इसके अलावा रेगुलरली उसका पानी के सेवन को आइडेंटिफाई करें कि वो पानी का सेवन कितना कर रहा है नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बदलना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर हमारे बच्चे का घर बैठे भी विदाउट एनी मेडिसिनल इंटरफेरेंस एपिटाइट इम्प्रूव हो जाएगा। अब जब हमने नॉर्मल अपनी डाइटरी चेंजेस कर लिए, घर की चीज़ों को चेंज कर लिया, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लिया, अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। देखिए, मेरा सबसे पहले सलाह तो ये रहेगी कि कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को ये सोच के कि वो साइड इफ़ेक्ट फ्री है अपने आप ना खाएं। ज़रूर से किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्टेशन के बाद ही खाएं, बिकॉज दोज पीपल आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद द चाइल्ड। उनको पता है कौन सी मेडिसिन कितने अमाउंट में कितने टाइम के लिए चलानी है। फिर भी फॉर जनरलाइज पेशेंट्स, फॉर जनरल व्यू, मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बताना चाहती हूँ जो आप ले सकते हैं। सबसे पहले दवाई आती है अल्फ़ा टॉनिक के नाम से आता है, और अल्फ़ा का मदर टिंचर भी आता है, बहुत सारे फॉर्म और डाइल्यूशंस में आता है अल्फ़ा। अगर आप अल्फ़ा टॉनिक ले रहे हैं तो आप उसको 1 चम्मच बिफोर मील्स ले सकते हैं, खाना खाने से पहले, लंच और डिनर के टाइम पे ले सकते हैं। इससे आपके बच्चे को अंदर लेथार्जी भी नहीं रहेगा, वो एक्टिव हो जाएगा, उसको थकेगा नहीं, फटीगनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और साथ के साथ ही उसका एपिटाइट भी धीरे धीरे रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आयोडम के अंदर भी बच्चे को भूख नहीं लगती, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पतला सा हो जाता है। तो ऐसे बच्चा अगर है तो उसको आयोडम का आप दे सकते हैं। आयोडम 30 या 200 पोटेंसी, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, ऐसे आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा होती है कैलकेरिया फॉस भी ऐसी मेडिसिन है जिससे आपके बच्चे को डेवलपमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी बच्चे की, फटीग जैसी प्रॉब्लम्स या ग्रोइंग पेन्स जिसे हम कहते हैं, वो सारे इश्यूज़ बच्चे को नहीं होंगे। तो आप कैलकेरिया फॉस नाम की मेडिसिन में भी 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम। ये एक बहुत जनरलाइज और कॉमन मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं। फिर भी कभी भी कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले आपको किसी ना किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, अगर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, और फिर से मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन, कुछ और नए व्लॉग के साथ।
अगर आपको मुझसे अपनी कंसल्टेशन बुक करवानी है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको सपोर्ट देगी एंड यू कैन कम एंड मीट मी इन माय क्लिनिक। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उधर जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।